देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज द ग्लोबल वार्मिंग। पहले तो इसके पीछे का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको हम समझें, फिजिक्स है तो उसको हम समझें। एक तो दिमाग से गलतफहमी दूर कर लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई बुरी चीज़ है। इस धरती पर जीवन को चला रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज का ब्लैंकेट नहीं होता ना इस धरती के एटमॉस्फेयर में, तो फिर आप मानकर चलिए कि इस अर्थ पर शायद कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते, इन यूकैरियोट्स का अस्तित्व नहीं होता। हम कहते हैं कि अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका है, किसकी? एक बहुत बड़ी भूमिका है साहब, अर्थ के एटमॉस्फेयर की। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जिसमें 4 तरह की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो ये एक यूनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं लाइफ को सस्टेन करने में। जैसे हम जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन होती है साहब, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जो है ऑर्गेनिज्म वहाँ रहता है। तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में है ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हु क्रिएट्स द ब्लैंकेट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज। तो कुछ गैसों का समूह है ये, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है 60%, मीथेन कंट्रीब्यूट करती है 20%, CFC कंट्रीब्यूट करती है 14% और N2 कंट्रीब्यूट करता है 6%। नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, इन गैसों का जो परसेंटेज है उस पर पूछा ही जाता है कि साहब कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस गैस इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, या चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ये तो 101% आता ही आता है, आता ही आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पहले तो हम ये समझें कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करनी है। इसको हम समझने से पहले हम ये समझ लेंगे इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा क्यों जाता है भाई साहब। तो इसलिए कहा जाता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्योंकि जो टेम्परेट कंट्रीज हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ जो हायर लेटीट्यूड पर कंट्रीज हैं, तो आप जानते हैं वहाँ सोलर एनर्जी, सनलाइट की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है बच्चों, ठीक है ना। तो वहाँ पर खास करके सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए कांच के घरों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो कांच के घर होते हैं उनमें फंडा क्या है कि सोलर रेडिएशन आते हैं, और वो जो सोलर रेडिएशन जब उन घरों में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ जो अर्थ की सरफेस है, जो प्लांट्स हैं, उन लाइट एनर्जी को, उन सोलर रेडिएशंस को ले रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और आप पढ़ते हैं फिजिक्स में कि साहब कोई भी सतह पर जब लाइट एनर्जी गिरती है, सोलर रेडिएशन गिरता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ समय बाद रेडिएशन के रूप में इमिट कर रहा होता है। तो उस कांच के अंदर की जो भी सरफेसेज हैं वो सारी की सारी उन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, फिर उसको इमिट कर रही होती है। तो वो जो रेडिएशन इमिट हो रहे होते हैं, तो वो इमिटेड रेडिएशंस को वो जो कांच के घर की दीवारें हैं, वो कांच की दीवारें उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी जो वहाँ उस कांच के अंदर जो अर्थ सरफेस है, प्लांट है, उसने जो रेडिएशन इमिट किया उनको उस कांच की दीवारों ने एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर वो कांच की दीवारें वापस उन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस को री इमिट कर रही होती हैं उस घर के अंदर, और जिससे उस घर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाहर की तुलना में वहाँ जो टेम्परेचर होता है वह हाई बना रहता है। और चूंकि ये इफेक्ट इन घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है फल सब्जियों की खेती के लिए, इसलिए इसको कहा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसा कि कार में एकदम, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आपने सबने ये अनुभव किया होगा, घर में कार होती है, हम कहीं बाहर जाते हैं कार लेकर के, घंटे भर के लिए हमने बाजार में गए, बाहर कार खड़ी कर दी पार्किंग में और कुछ परचेजिंग करने चले गए। 1 घंटे बाद जब हम परचेजिंग करके आते हैं और कार का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, मुझे बताइए कि कार के अंदर का तापमान और बाहर का टेम्परेचर सेम होता है या अलग अलग? चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हमेशा आपको कार के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू बाहर। सेम वो कार का अंदर का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है वैसे। वही हो रहा है, सोलर रेडिएशन उसमें आ रहे हैं, वहाँ जो भी सरफेसेज हैं वो सरफेसेज उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, फिर इमिट कर रही हैं, और वो जो इमिटेड रेडिएशंस हैं वो इमिटेड रेडिएशंस को उस कार की दीवारें, ग्लास वगैरह वो सब एब्जॉर्ब कर रही हैं और वापस उनको रीमिट कर रही हैं, और जिससे उस कार के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? तो बस वही काम जो है इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहाँ। तो जैसे मैंने कहा ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ हैं? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में। इन दोनों में भी एक चुनना पड़े तो ट्रोपोस्फीयर में, क्योंकि आपको पता है ना ये CO2 किसकी वजह से आ रही है? इंसान की हरकतों की वजह से हम ट्रोपोस्फीयर में रह रहे हैं। तो इन दोनों में भी एक चुनना पड़े तो ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। और याद रखिए कि कंबल कहते हैं इसको, कंबल जो गर्मी देता है, और कंबल जितना नज़दीक होगा गर्मी भी उतनी ज़्यादा लगेगी। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ग्रीन कलर से बनाया है, ये आप समझ लीजिए दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज। और ये क्या कर रहा है?
ये जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं अर्थ के सरफेस पर, आप देख रहे हैं ये सोलर रेडिएशन आ रहे हैं अर्थ के सरफेस पर, तो अर्थ की सरफेस इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने के बाद आप गौर से देखिए, इन एब्जॉर्ब रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस धीरे धीरे इमिट कर रही है, ये देख रहे हैं। तो अर्थ की सरफेस इन रेडिएशंस को इमिट कर रही है, और ये जो इमिटेड रेडिएशंस हैं जिनको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये ग्रीन हाउस गैसेज इन इमिटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, और इन इमिटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया और वापस ये इसको अर्थ की सरफेस पर रीइमिट कर रही है, देखिए। तो इस प्रकार से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर हाई बना रहता है। जो मीन टेम्परेचर है, मीन का मतलब क्या, औसत, एवरेज थ्रू आउट द ईयर 24 आवर 365 डेज, जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है वो है 15.5 डिग्री सेल्सियस। इस समय मैंने 15.5 इसलिए बोला है क्योंकि बढ़ गया है, अब तो लगभग 16 हो गया है, 1 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर बढ़ चुका है अर्थ की सरफेस, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन 1 डिग्री बढ़ चुका है, पिछले 20 सालों में ये 1 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है। दिस global mean temperature, that is 15 degrees Celsius of Earth's surface, is due to this greenhouse effect. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, तो पता है अर्थ का मेन टेम्परेचर कितना होता? तब अर्थ का मेन टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस। If no greenhouse effect, then the mean temperature of Earth's surface would be -18 degrees Celsius. और ये मीन है भाई साहब, इस चीज़ को समझिए आप, ये मीन है -18, समझ रहे हो ना, मीन मतलब औसत। तो आप अंदाजा लगा लो सर्दियों में क्या स्थिति हो, माइनस, मतलब आप मान के चलो कि -100 डिग्री तक मान के चलो आप, इतना लो टेम्परेचर। इसलिए मैंने कहा कि इस धरती पर जीवन को चला रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक तो आप दिमाग से गलतफहमी दूर कर दीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बुरी बात है, कतई बुरी बात नहीं है। इस धरती पर जीवन को चला रहा है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता ना, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो इस धरती पर जीवन नहीं होता, खास करके यूकैरियोटिक, कुछ प्रोकैरियोट्स, आर्किबैक्टीरिया टाइप के ही ऑर्गेनिज्म होते भाई साहब। तो फिर सर इतनी क्यों चिंता की जा रही है? तो एक्चुअल में इतनी चिंता इसलिए हो रही है, इतनी चिंता इसलिए की जा रही है क्योंकि अब इंसान की हरकतों से ये जो कंबल है, ये जो ब्लैंकेट है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज का, इस ब्लैंकेट की मोटाई बढ़ रही है। इस ब्लैंकेट की मोटाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंसान की हरकतों से ये ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ रही है। और उसमें भी सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ये जो डीजल, पेट्रोल, कोयला हम जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये सबसे बड़ा कारण है। ये हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, कोल बर्निंग, जिससे हम बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आज भी मानकर चलिए 75%, 70 से 75% जो एनर्जी प्रोडक्शन है, बिजली उत्पादन का काम है, वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से हो रहा है भाई साहब। ठीक है, धीरे धीरे इसको सब्सटीट्यूट किया जाएगा, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। या फिर हम डीजल पेट्रोल जला रहे हैं वाहनों में, रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल ये चल रहा है साहब। ये सारा का सारा सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। और इस फॉसिल फ्यूल बर्निंग से ये ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में लगातार ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू पोल्यूशन। और जो मैंने कहा पोल्यूशन तो मतलब फॉसिल फ्यूल बर्निंग। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि इस कंबल की जो मोटाई है ये बढ़ती जा रही है। ये कंबल और ज़्यादा मोटा होता जा रहा है। और याद रखो बच्चों, कंबल जितना ज़्यादा मोटा होगा
गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। इतना तो समझ में आता है ना कि आपने जो सर्दी में कंबल ओढ़ा है वो जितना ज़्यादा मोटा होगा तो गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो ड्यू टू द human activities, the increased pollution, the increased fossil fuel burning, the concentration of the greenhouse gases continuously increasing in the troposphere and stratosphere, and this will leads to the increase effect of this greenhouse, and this will leads to increase in global mean temperature of earth surface. And this is called as global वार्मिंग। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। कि लगातार जो हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे कंबल और ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, और कंबल और ज़्यादा मोटा होगा तो गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, और इसलिए अर्थ का जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको आंकड़ों में बात करूं कि अर्थ का जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वह कितना बढ़ गया है, अगर मैं आपको आंकड़ों में बात करूं तो बच्चों, आंकड़ों में अगर समझाऊं तो एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा हुआ है कि भाई जो है क्या नाम से अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, लेकिन रियलिटी ये है आज हम 2022 में जी रहे हैं भाई साहब। वी आर इन 2022 ड्यू टू increased greenhouse effect, the global mean temperature is raised by 0.6 डिग्री सेल्सियस, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि इट इज अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस नाउ। लास्ट 20th सेंचुरी में ऐसे लिखा हुआ है कि इन लास्ट 20th सेंचुरी जो पिछली सदी गुजरी है उसमें 0.6 डिग्री। अब भैया ये नई सदी आ गई, एक 21वीं सदी आ गई, और इस 21वीं सदी में भाई साहब 25 साल होने वाले हैं इसके, मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो इसका खत्म होने वाला है, तो इट इज नाउ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और साहब ये जो 1 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर बढ़ गया है इसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या है इसका इम्पैक्ट, क्या असर हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग का, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। जब मैं कहता हूं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, भाई साहब आज हर तरफ, चारों तरफ ये चर्चा है, चारों तरफ ये बात की जा रही है, हर तरफ पूरी दुनिया में जो है ये बात की जा रही है ना। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, पूछो मत ही भाई साहब, जिधर देखो उधर यही चर्चा है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। आपने देखा होगा, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज को का जो कारण है वो ये ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहली बात तो मैं थ्योरेटिकली बोल दूं कि आइस कैप्स पिघल रहे हैं, जो पहाड़ों पर चोटियों पर बर्फ है वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इतना आप समझते हैं कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ग्लेशियर्स का पानी ही नदियों में आता है, क्योंकि सभी नदियों का ऑलमोस्ट जो ओरिजिन होता है वो ग्लेशियर्स से होता है। तो जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका पानी नदियों में आएगा, तो नदियों में पानी बढ़ेगा, नदियों में पानी बढ़ेगा तो नदियों में बाढ़ आएगी। और आप देखिए पूरी दुनिया इस समय बाढ़ से, फ्लड को फेस कर रही है। आप चाहे चाइना देख लीजिए, आप चाहे इंडिया देख लीजिए, आप चाहे पाकिस्तान देखिए। आप पाकिस्तान में देखिए कितना बुरा स्थिति था अभी, अगर आपने गौर किया हो, मतलब बहुत बुरी स्थिति आ गई उनकी, इतना भयंकर फ्लड। ऐसे ही चाइना में हो रहा है, और क्या हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान में हो रहा है। सब पूरी दुनिया में नदियों में बाढ़ का आना ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है, और उसका कारण है क्योंकि ये आइस कैप्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब साहब नदियों में बाढ़ आ रही है, नदियों में बाढ़ आ रही है तो नदियों का पानी कहाँ जा रहा है? तो नदियों का पानी समंदर में जा रहा है भाई साहब, नदियों का पानी समंदर में जा रहा है, और इसलिए समंदर का जल स्तर हर साल बढ़ रहा है। द सी लेवल इज राइजिंग एवरी ईयर बाय 1 to 2 मिलीमीटर, 1 से 2 मिलीमीटर सी लेवल राइज कर रहा है।
और जब ये सी लेवल राइज कर रहा है तो इसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है यार, समंदर का जल स्तर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आइलैंड्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो सब जो है समंदर में डूब जाएंगे। द ओशन विल सॉल्व देम। तो सबमर्जिंग ऑफ द कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, अब तक मानना है वैज्ञानिकों का कि 20 से 25 छोटे छोटे जो द्वीप थे जो कभी दिखा करते थे, समंदर उनको निगल चुका है, समंदर उनको अपने अंदर समा चुका है। और दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं आप देखिए, सब के सब तटीय क्षेत्रों पर है, कोस्टल एरियाज में। ये भविष्यवाणी कर चुके हैं वैज्ञानिक कि आने वाले समय में ये सब समंदर में समा जाएंगे। मुंबई आधा से ज़्यादा समाप्त हो जाएगा, समंदर में डूब जाएगा आने वाले 50 से 100 वर्षों के अंदर। ये एक रिसर्च है, उसके आधार पर जो है ये बात कही गई है। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं साहब, उनके सबके समंदर में डूबने की संभावना बढ़ रही है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कई सारी प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो रहा है, हैबिटेट बदल रहा है, प्रजातियां अपना हैबिट एंड हैबिटेट दोनों बदल रही हैं। क्योंकि खास करके पहली बात तो मैं बता दूं आपको, कई ऐसी प्रजातियां जो टेम्परेट एरियाज में पाई जाती थी, जो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड थी, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हो, चाहे एनिमल की स्पीसीज हो बच्चों, वो सारी की सारी जो प्रजातियां हैं जो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड थी, वो अपना स्वभाव बदल रही हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई हो रहा है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई, बड़ी मजेदार लाइन लिखी है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में, वहां पर भी ये सब चीजें हैं कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया विल स्प्रेड मोर ओवर द ग्लोब। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां धरती के एक बड़े हिस्से में फैलेंगी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब आप सोचिए ग्लोबल वार्मिंग का डेंगू मलेरिया से क्या लेना देना। इसका सीधा सा लॉजिक ये है, आज अगर आप देखें, हमने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी पढ़ा है तो वहां पर हमने ये बात की कि वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो वो ट्रॉपिकल एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज जो है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर वाला, वो उनकी लाइफ साइकिल को फेवर करता है। मक्खी मच्छर नहीं पाए जाते, कीड़े मकोड़े नहीं पाए जाते टेम्परेट कंट्रीज में बच्चों। क्यों टेम्परेट का फ्रांस में मक्खी मच्छर नहीं पाए जाते, कीड़े मकोड़े नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पाए जाते। आप फ्रांस, नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, बिल्कुल भी वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है इनके लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यार पूरी धरती का ही बढ़ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन कंट्रीज का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके लिए भी जो है ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए भी वहाँ का क्लाइमेट भी सुटेबल हो जाएगा। तो अभी जो इंसेक्ट्स ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज में फैले हुए हैं, वो अब फैलेंगे दुनिया के और बड़े हिस्से में, यूरोपियन कंट्रीज में। और मैं बता दूं ये भविष्यवाणी है, एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, आने वाले समय में पूरे विश्व के सामने जो इंसेक्ट बॉर्न या इंसेक्ट से होने वाली जो डिजीज, जिनमें कैरियर का काम इंसेक्ट्स कर रहे होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, प्रोटोजोनल डिजीज हो, और खास करके डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है ह्यूमन डेथ का कारण बनने वाली है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यही नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस दुनिया के सामने आने वाला है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, वैज्ञानिकों को ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा होने वाला है, फूड क्राइसिस होने वाला है। अब फूड क्राइसिस कैसे होने वाला है मैं आपको बता दूं बच्चों, आज पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल क्रॉपिंग की जा रही है, ग्लोबल क्रॉपिंग की जा रही है, खेती की जा रही है, ये सब कोल्ड क्रॉप्स हैं। 85% कोल्ड क्रॉप्स हैं। कोल्ड क्रॉप्स कहा जाता है, कोल्ड क्रॉप्स को अगर मैं टेक्निकली समझाऊं बोटनी की भाषा में तो C3 क्रॉप्स हैं। ये सब C3 क्रॉप्स हैं। ये जो भी आप ज्वार बाजरा मक्का गन्ना को छोड़ दो, ज्वार बाजरा मक्का गन्ना को छोड़ दीजिए, जितनी भी फसलें आप खेतों में देख रहे हैं, गेहूँ और चावल और दाल, जितनी भी दलिया दाल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब C3 क्रॉप्स हैं। और C3 क्रॉप्स की खास बात होती है, दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, दे आर मिजोफिटिक प्लांट्स, दे आर अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इनका जो टेम्परेचर का ऑप्टिमा होता है ना वो लो होता है। C4 का ज़्यादा हाई हाई टेम्परेचर ऑप्टिमा होता है। C4 प्लांट्स में जो है वो टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। आज पूरी दुनिया में कोल्ड क्रॉपिंग की जा रही है और पिछले 10 सालों में आप इंटरनेशनल आंकड़े उठा करके देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएंगे, पर हेक्टेयर इन क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इन क्रॉप्स के लिए ऑप्टिमम से ज़्यादा हो रहा है। और जब भी कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑप्टिमम से ज़्यादा होता है तो फिर वह प्रोडक्टिविटी में कमी लाता है, प्रोडक्शन में कमी लाता है, और ये हो रहा है। और वैज्ञानिक पूरी तरीके से सहमत हैं इस चीज़ पर कि एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है दुनिया के सामने,
और इसलिए समय रहते या तो इन क्रॉप्स को, कोल्ड क्रॉप्स को हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड कराया जाए, इनमें ऐसा जीन खोज लिया जाए जिससे इनमें आ जाए हाई टेम्परेचर के लिए रेसिस्टेंस और ये ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज कर सकें। और मैं बता दूं आपको, ये ब्रह्मास्त्र है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में जो C4 का पाथ इवॉल्व हुआ है कि द C4 प्लांट्स आर इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द फोटोसिंथेसिस एंड मिनिमाइज द ट्रांसपायरेशन। यानी कि आने वाले समय में ऐसी ही क्रॉपिंग की जा सकेगी जो अडेप्टेड हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए है, जो अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी को हाई टेम्परेचर के साथ मैनेज कर पाएं और उसके साथ साथ ट्रांसपायरेशनल लॉस ऑफ वाटर भी कम से कम करें। और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। राइस में तो जीन भी खोज लिया गया है जो उनमें टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट होता है। ये होने वाला है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई सारी प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है, एक्सटिंक्ट होने की संभावना है, कई सारी स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की संभावना। इससे क्लाइमेट चेंज करेंगे बात डिटेल में। और साहब एल नीनो ला नीनो जैसी घटनाओं की जो फ्रीक्वेंसी है, पुनरावृत्ति है, वह बढ़ी है। रिपीटेशन ऑफ एल नीनो ला नीनो इफेक्ट्स वो बढ़े। क्या है, बात करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट causing the global warming and what are the impacts of this global warming जो हम फेस कर रहे हैं।